हेलो बच्चों। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन को और वीडियो को आप प्रॉपरली देख पा रहे हैं। तो लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी में रिवर को क्रॉस करने वाले स्पेशल तरह के क्वेश्चंस पर। तो कुछ खास स्पेशल क्वेश्चन वो है नहीं, बस रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वेशन का ही एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। ठीक। और लास्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व करने के लिए ये दिया था कि आखिर किस तरफ पर्सन को या बोट को तैरने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो फाइनली ए से बी वाले पॉइंट तक पहुंच सके, यानी रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो चाहिए। ठीक है। तो आज की क्लास सबसे पहले डिले होने के वजह से मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए था, शार्प 3:30 पर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों के कंट्रोल के बाहर होती हैं, तो कुछ कारणों से डिले हो गया। आगे से पूरी कोशिश की जाएगी कि शार्प 3:30 से ही, या जो भी टाइम आपको बताया जाएगा ठीक उसी टाइम से शुरू की जाए क्लास को। खैर, तो हमेशा के तरह आप वीडियो को करिए पॉज और लास्ट क्लास को नोटबुक में जो भी लिखे हुए थे उसको आप थॉरली एकदम अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लीजिए इस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले। तो देखें, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो कुछ इस तरह का था कि अगर ये रिवर है और रिवर में ए पॉइंट से अगर जाना शुरू करता है वो बोट, ए पॉइंट से जाना शुरू करता है अगर वो बोट, ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल ऑलरेडी बनाए हुए थे जिसमें कि हम लोग अलग अलग तरह के वेलोसिटीज को एक ट्रायंगल में वेक्टोरली रिप्रेजेंट किए थे, और तीनों अलग अलग वेलोसिटी में आखिर क्या रिलेशन है इसको हम लोग समझे थे। ठीक है ना। तो उसी का मैं इस्तेमाल करूंगा और लास्ट क्लास में जो होमवर्क प्रॉब्लम दिया था उसी से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब पूरी तरह से अटेंटिव हो जाइए, नोटबुक हाथ में रहे, पेन रहे, और जो जो बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान से करोगे। ठीक है। तो रिवर की जो स्पीड है उसे मैं वी आर मान ले रहा हूं। ठीक, याद रहेगा, रिवर की स्पीड को वी आर मान लिया। रिवर स्पीड को वी आर मान लिया हूं, और साथ में बोट स्पीड लेकिन स्टिल वाटर में, इन स्टिल वाटर, इसे मैं मान ले रहा हूं वी बी। ठीक है। वी बी का मतलब रहेगा बोट का स्पीड लेकिन स्टिल वाटर में, यानी पानी के रेस्पेक्ट में जब जब देखेंगे हम लोग तब तक हमें वेलोसिटी मिलेगी वी बी की। ठीक है ना। तो अब यहां पर मैं जरा एरो से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर या रिवर। ठीक है। इस तरफ मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये बोट अगर तैरने की कोशिश करे, समझते हुए हम लोग करने जा रहे हैं आगे क्वेश्चन को। सब कुछ ठीक चल रहा है ना, सभी देख पा रहे हैं प्रॉपरली? हाँ, ठीक है। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स अभी वॉचिंग नाउ में दिखाया जा रहा है उनमें से एक तो मैं खुद ही हूं, शायद। मैं देख पा रहा हूं सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए, अब पूरी तरह से फोकस हम लोगों का क्वेश्चन पर। इस तरह से वेलोसिटी है बोट का वाटर के रेस्पेक्ट में अगर, और खुद पानी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैं पहले ही दिखाया हुआ था, वी वाटर रिलेटिव टू ग्राउंड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग लास्ट क्लास में निकालते हुए सीखे ये थे कि ये निकल के आएगा या इस तरह से बोट जाते हुए नजर आएगा अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ, ये लिखा हुआ है बोट रिलेटिव टू लेकिन ग्राउंड। अगर आपको ये ट्रायंगल और ये तीनों वेक्टर्स के बीच में रिलेशन अगर आपको याद नहीं आ रहा है या थोड़ा सा भी अगर नहीं समझ पा रहे हो
तुरंत वीडियो को रोक दो, क्योंकि आगे ऐसे भी कुछ नहीं समझ में आने वाला है और आपको क्या करना है आपको पता है। तो ये हालत था, और ए पॉइंट से अगर ये बोट चलना शुरू करता था तो हमने ये सीखा कि जमीन के रिस्पेक्ट में देखे जाने पर वो फाइनली यहां पर कहीं पर पहुंच जाएगा। ठीक, वो ये मानते हुए बोट चला था कि भाई ठीक सामने जाएंगे, और बोट के जाने की कोशिश है बी पॉइंट के तरफ। बी पॉइंट के तरफ ये बोट जाना चाहता है। कैसे पता इसी तरफ जाना चाहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमेशा अपने आप को इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है पानी के रिस्पेक्ट में, लेकिन पानी में बहाव होने के वजह से वो गलती से बी पॉइंट के बजाय बी डैश वाले पॉइंट पर पहुंच जा रहा है बार बार। तो हमें कुछ यहां पर ऐसा व्यवस्था करना है कि ये जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ये जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है बोट की, ये बी डैश के तरफ ना हो, बी के तरफ हो। समझ सके? तभी ऐसा होगा कि किसी भी तरह का कोई ड्रिफ्ट यानी रिवर के डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और समय लगाएंगे इसको बताने में। तो देखिए क्या उपाय है हमारे पास, और अच्छे से समझो। ये जो नया वाला वेलोसिटी वेक्टर सबसे लास्ट में मैं बनाया हूं, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी है, इसी को हमें सेट करना है बी डैश के तरफ होने के बजाय ठीक बी के तरफ। और आप वाटर की वेलोसिटी को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो बोट किधर जाने की कोशिश करेगा पानी के रेस्पेक्ट में, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करना है यहां पर, और चेंज कर देना है इसको। चेंज करना है बोट की वेलोसिटी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस ओर चेंज करके सेट कर देना है, तो पॉइंट बी के तरफ। तो चलिए नेक्स्ट डायग्राम में सच में ऐसा कर लेंगे। मैं माना कि एक एक्स और दूसरा वाई एक्सिस है, अगर उसका जरूरत नहीं है, एक्स और वाई एक्सिस का फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं कि चलो मान लेता हूं कि ठीक जो ऊपर के तरफ ऐसे करके वाई एक्सिस में दिखाया गया था ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देखो ऊपर वाले डायग्राम में कहाँ है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो कि वाई एक्सिस में दिखाया गया था, उसको मैं इस तरफ अगर सेट कर दूं तो देखते हैं क्या होगा। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर को अगर मैं इस तरफ सेट कर देता हूं तो इसमें निश्चित है एक दूसरा वेक्टर तो ऐड होना ही होना है। कौन सा? वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो निश्चित है ऐड होना ही होना है। और इस बार आप क्या पाएंगे कि और ज्यादा ये झुका हुआ मिलेगा वेक्टर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या किया, इसी पुराने डायग्राम में देखो, थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम हो जाएगा लेकिन शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुराने डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं कि मैं क्या किया। ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला, पूरा ध्यान एक जगह पर, ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं कंट्रोल करके चेंज कर दिया और इसको मैं सेट कर दिया इस तरफ से, नहीं इस तरफ नहीं, इस तरफ सेट कर दिया। क्यों इधर सेट कर दिया? मेरा मन किया। ठीक, तो अगर इस तरह से सेट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर को, तो इस बार नया डायग्राम कैसा बनना चाहिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नया डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो ये वाला वेक्टर यहां पर जाके ऐड होगा। डायग्राम खराब हो गया लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। और इस बार जो डॉटेड लाइन वाला नया वेक्टर बनेगा वो तो और ज्यादा झुका हुआ होगा। तो ये तो बेवकूफी भरा काम हम लोग किए हैं। हमें तो ये कहा गया था कि बी डैश के तरफ नहीं जाना है, बी के तरफ जाना है। हम लोग उल्टा काम कर दिए, बी डैश को बी से और ज्यादा दूर ले जाने लगे। अगर आप नोटबुक में प्रॉपरली चीजों को समझते हुए बना रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि ये तो और ज्यादा दूर चला गया बी पॉइंट से। तो इतना करते करते हमें यह समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये नहीं करना था। हमें क्या करने की जरूरत थी, तो इस तरफ हमें सेट करना चाहिए था वेलोसिटी ऑफ
बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये बोट के जाने की कोशिश है और इस तरफ रहना चाहिए था। ये तो निश्चित है, इसको आप चेंज कर ही नहीं सकते, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया चीज, है कि नहीं? ये थोड़ा सा तो झुका, पहले ये इस तरफ हुआ करता था। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड। ये पहले इस तरफ हुआ करता था, ये थोड़ा सा तो बी के तरफ आया ना। तो ऐसा करते करते हमें अब समझ में आ जाने वाला है लास्ट वाले डायग्राम में। ये सभी रफ डायग्राम्स थे, गलत थे ये सभी डायग्राम्स, लेकिन गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। इस तरह से बोट था। अब मैं साफ साफ फाइनल आंसर तक पहुंचा रहा हूं आपको। ये पॉइंट ए है अगर, और ए पॉइंट से अगर बोट चलना शुरू करता है, तो मेरा बस यही कहना है कि बोट को जाने की कोशिश करनी चाहिए थी कुछ इस तरफ, इतना ज्यादा घूम करके जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि इसमें एक नया वेक्टर अगर ऐड भी कर दिया जाएगा इस तरह से, यह पानी के बहाव के वजह से आने वाला वेलोसिटी है। पहले कौन सा एरो में बनाया? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। और ये नया वेक्टर में बनाया वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टोरली ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वो ये वाला वेक्टर है। और ये वाला वेक्टर हमें चाहिए था बी वाले पॉइंट के तरफ, आ भी गया बी वाले पॉइंट के तरफ। ठीक, ये जो सबसे लास्ट में डॉटेड लाइन से मैं बनाने की कोशिश किया हूं, आखिर ये कौन सा वेक्टर है? ये दरअसल है वेलोसिटी ऑफ बोट जमीन के रेस्पेक्ट में। और जमीन के रेस्पेक्ट में हम लोग यही तो चाहते थे कि ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक वो पहुंच जाए डायरेक्ट। अच्छा, मैं शायद सवाल में कुछ और दिया था, बस एक मिनट। सबसे लास्ट क्लास में मैं बोला था इन व्हाट डायरेक्शन शुड द बोट ट्राई टू स्विम सो दैट इट अपीयर्स टू ट्रेवल ड्यू नॉर्थ रिलेटिव टू ग्राउंड। सही है, यही तो था सवाल। हमें एक ऐसी वेलोसिटी की जरूरत थी बोट की पानी के रेस्पेक्ट में, ताकि वो जमीन से देखे जाने पर ठीक नॉर्थ की तरफ जाते हुए नजर आए। तो ये रहा डायग्राम, और ये डायग्राम आपके नोटबुक में एकदम साफ साफ बना हुआ चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। इस डायग्राम में कई चीजें नजर आ रही हैं। देखिए इसमें क्या नजर आ रहा है। सबसे पहली बात कि रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड बोट ट्रेवल्स नॉर्थ, यह सबसे पहली चीज नजर आ रही है। दूसरी चीज क्या नजर आ रही है? ड्रिफ्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर, वो कितना हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर, ये आपको नोटबुक में लिखना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर रिलेटिव टू ग्राउंड इज कितना? 0। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस में, तभी तो ये मात्र सिर्फ वाई एक्सिस में जाते हुए नजर आएगा। और तीसरी बात भी कही जा सकती है, देखिए इसको थोड़ा और ज्यादा ध्यान से आपको समझना होगा। तीसरी बात देखो मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसे देख रहे हो आप, तो मैं इस बार केवल एक ही वेक्टर ड्रॉ करने जा रहा हूं। कौन सा वाला वेक्टर? तो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नजर आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इसी वाले वेक्टर को ड्रॉ करने जा रहा हूं इस बार। इससे देखिए क्या सीखने को है हमारे पास, कि ए पॉइंट से चलना शुरू किया था बोट, और डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में जा रहा था ऐसे करके। अच्छा, ये जाने को तो इधर भी जा सकता था, जाने को तो इधर भी जा सकता था, और ये सब कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये डायरेक्शन नंबर 1 में जाए तो इस तरह से चलते चला जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। डायरेक्शन नंबर 2 में अगर जाएगा, ऐसे जाते रहेगा, यहां पहुंचेगा। डायरेक्शन नंबर 3 में जाएगा, यहां पहुंचेगा।
डायरेक्शन नंबर 4 में जाएगा, यहां पहुंचेगा। ये बार बार मैं अलग अलग कौन से एरोज, कौन से वेलोसिटी को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बार बार मैं ड्रॉ करने की कोशिश किया हूं वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड। तो इन सभी तमाम पॉसिबिलिटीज में से ये सब पॉसिबल था। इन सब में से यहां पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यहां और ज्यादा डिस्टेंस, यहां सबसे ज्यादा डिस्टेंस, यहां पर एकदम कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सुनाई दिया मैं क्या बोला? मैं ये बोला कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है अगर बोट को, तो ए से बी तक वो डायरेक्ट जा रहा होगा ठीक इसी तरह से। हम लोगों के असली डायग्राम में तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है ना, फर्स्ट वाला रास्ता ही है। तो इसी बात को मैं यहां पर थर्ड पॉइंट में लिखने जा रहा था कि मिनिमम डिस्टेंस, लिखें आप भी, मिनिमम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, मिनिमम दूरी को तय की जाती है रिलेटिव टू ग्राउंड। जमीन से देखे जाने पर मिनिमम दूरी तय की गई इस नदी को पार करने में, टू क्रॉस द रिवर। लास्ट बार सुन लो, अगर फर्स्ट ऑप्शन के बजाय कोई भी ऑप्शन को फॉलो किया गया होता तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ा होता। ये सभी दूरियां ज्यादा हैं फर्स्ट वाले दूरी के कंपैरिजन में, और फर्स्ट वाले रास्ते पर चूंकि ये बोट जा रहा है, मैं ये कह सकता हूं मिनिमम दूरी तय की जा रही है इस हालत में। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोला हूं मैं, रिलेटिव टू ग्राउंड। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा जाता है कि पानी के रेस्पेक्ट में मिनिमम डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगा, तो पानी के रेस्पेक्ट में तो पानी ठहरा हुआ है, सवाल तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो वो आप संभाल लेंगे, पिछले क्लास में हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा डिस्कशन किए हुए हैं इस पर, ठीक है ना। तो फिलहाल अब मैं क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये जो डायग्राम था, इसी डायग्राम के लिए हम लोगों ने 3 बातों को लिखा अलग अलग। ये डायग्राम हमारे पास बना हुआ था। इस डायग्राम में भी मैं तीनों वेक्टर्स को अगर अलग कर लूं तो एक वेक्टर ये रहा, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, जिसका मैं नाम रखा था वी का स्पीड। साथ में ये एक वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता था, वेलोसिटी ऑफ रिवर वी, सवाल के शुरुआत में, इस क्लास के शुरुआत में बताया। तो अगर ये दोनों डायरेक्शंस हमें पता चल गए तो सवाल आखिर था क्या? सवाल यह था किधर जाने की कोशिश करे बोट। तो ये जो वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन पूछा गया है। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे नापें? तो पानी की बहाव के दिशा से एंगल को नाप लिया जाएगा, यानी इस एंगल को हम लोग जवाब के फॉर्म में दे देंगे। तो ये हो गया एक तो 90 डिग्री, और इस एंगल को अगर मैं अल्फा मान लेता हूं तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 90 डिग्री प्लस अल्फा फ्रॉम वाटर फ्लो डायरेक्शन। वाटर के फ्लो करने की डायरेक्शन से 90 डिग्री प्लस अल्फा के एंगल पर जाना है बोट को, ठीक है। अच्छा, अल्फा का एंगल कितना होगा वो सवाल पर निर्भर करता है। सवाल के मुताबिक मुझे लगता है लिखना आसान है। साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन अल्फा का वैल्यू VR डिवाइडेड बाई VB, और जो मैं क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, उसमें रिवर के बहने की, नदी के बहने की वेलोसिटी दी हुई थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट की स्पीड दी हुई थी, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसे सॉल्व करते ही 4/5 बना, अल्फा का वैल्यू बना 53 डिग्रीज, जिस कारण से आंसर आया हमारे पास, आंसर है, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, 90 डिग्री इसमें जोड़ दीजिए, फाइनली हमारे पास आया 143 डिग्री फ्रॉम वाटर फ्लो डायरेक्शन।
तो ये तो माना जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया पूरी तरह से। आई होप आप इस बात को समझ भी सके कि कैसे हम लोगों ने लॉजिकली और डायग्राम बना करके सॉल्व किया क्वेश्चन को। एक बार आप भी अच्छे से कोशिश करिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बस मैं डेटा बदल दे रहा हूं, आपसे ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। लिखिए, नया सवाल लिखें आप। कई बच्चों ने कई सारे रिस्पॉन्सेस दिए हैं। थीटा माइनस tan इनवर्स 5/4। देखो बच्चों, जब कभी आप केवल आंसर्स लिखने लगते हैं चैट बॉक्स में मेरे बिना बोले, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप किस चीज़ के वैल्यू को लिख रहे हैं। ठीक है, जब मैं बोलूँ आपको आंसर्स लिखने के लिए किसी एक क्वेश्चन का, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कई इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। पूरी तरह से कंपटीशन का माहौल होगा, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन कर लेने के पहले बाद। तो आपने लिखा है थीटा माइनस tan इनवर्स 5/4, इसका क्या मीनिंग है, कौन से क्वेश्चन का क्या पार्ट है, ये मुझे नहीं पता। थीटा विल बी वर्टिकल, थीटा एक एंगल का नाम है, वो वर्टिकल कैसे हो सकता है। सर ड्यूरिंग द मोशन इन रिवर विल द पाथ ऑफ बोट बी कर्व्ड, क्या बोट के चलते समय वो कर्व्ड पाथ पर जाते हुए नजर आएगा जमीन के रेस्पेक्ट में, या फिर स्ट्रेट लाइन में चलते हुए नजर आएगा। तो हमने ये सीखा है कि इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड, है ना। और ये वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड ये कांस्टेंट आएगा अगर पहला चीज ये कांस्टेंट है, अगर दूसरा चीज ये कांस्टेंट है तो। और कांस्टेंट वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही दूरियों को तय किया जा सकता है। ठीक है ना। तो जब जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब तब स्ट्रेट लाइन में ही मोशन होगा। ये जो वेलोसिटी है, ये चूंकि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्ट्रेट पाथ ही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कर्व्ड पाथ हो। कर्व्ड पाथ करवाने के लिए जबरदस्ती आपको या तो इस वेलोसिटी को वेरिएबल सेट करना होगा या तो इस वेलोसिटी को वेरिएबल सेट करना होगा, ताकि बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ तो वेरी करे। क्योंकि कर्व्ड पाथ पर जाते समय वेलोसिटी को तो बदलना ही पड़ता है, कम से कम डायरेक्शन तो जरूर। आई होप समझे मेरी बात को आप। लिखिए नया सवाल। और कोई डाउट है क्या, मैं देख लेता हूं। सर जो प्रॉब्लम बताए हैं उसको डिस्कस कीजिएगा प्लीज। कौन से प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। चलिए नया सवाल लिखिए। बाकी सभी बच्चों से बोल रहा हूं मैं, सभी जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करो और क्वेश्चन लिखो। देखते हैं सीख पाए कि नहीं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम को। रिवर फ्लोज विथ स्पीड दे रहा हूं रिवर के फ्लो करने का। ये दिया हुआ है स्पीड इस बार 5 किलोमीटर पर आवर, and a swimmer crosses the river, and a swimmer crosses the river which is मैं दे रहा हूं 900 मीटर वाइड, विच इज 900 मीटर वाइड। इस नदी की चौड़ाई दी हुई है 900 मीटर। इस नदी के बहने की रफ्तार दी हुई है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद फिर ये लिखा हुआ कि स्विमर, ये जो स्विमर है कैन स्विम, स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर, swimmer can swim in still water with, ठहरे हुए पानी में कितने रफ्तार से ये तैराक तैर सकता है। ये जो 5 दिए हुए था ना मैं पहले से, इस 5 को काट दो और इसको लिखो 3 किलोमीटर पर आवर।
की रफ्तार से नदी बह रही है। और स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ, लिखिए 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, जो आंसर आएगा सो आएगा, लेकिन ये डेटा दिया हुआ है। अब पहला पार्ट है सवाल का, फाइंड मिनिमम टाइम, फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। नदी को पार करने के लिए कम से कम कितने समय की जरूरत पड़ेगी। तो नदी का विड्थ दिया हुआ है, नदी का वेलोसिटी दिया हुआ है, और साथ में ठहरे हुए पानी में कितने तेजी से तैर सकता है ये तैराक, ये भी दिया हुआ है। करिए सॉल्व और आंसर निकालिए। आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखने का ज़रूरत नहीं है। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ऑलराइट, मैं ये मान के चलूंगा कि आपने सही समय पर वीडियो को पॉज कर लिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं भी सॉल्व करता हूं। देखो, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अब नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक बार मैं एक्सप्लेन किए हुए हूं पिछले क्लास में। मैं तो पिछले क्लास में ट्रेन वाला एग्जाम्पल लेके सारी बातों को पहले जो मैं समझाने वाला था उसका आधार पहले बना लिया, और उसके बाद एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने के दौरान हम लोगों ने कई बातों को सीखा था। तो उसे अगर आप रिवाइज किए हुए हैं तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये 900 मीटर को तय करना है अगर, तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, सॉल्विंग रिलेटिव टू वाटर, पानी के सापेक्ष में अगर देखा जाएगा, वाटर के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, सबसे पहली बात, मैं बार बार जो बोल रहा हूं उसको लिख भी रहा हूं, सबसे पहली बात, वाटर इज एट रेस्ट, सबसे पहली बात। दूसरी बात फिर कि जो स्विमर है वो किधर तैरना चाहिए, स्विमर मस्ट स्विम परपेंडिकुलर टू वाटर फ्लो, पानी में जो भी बहाव है उसके ठीक परपेंडिकुलर जाने की कोशिश करनी चाहिए इस तैराक को। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, आप याद करने की कोशिश करिए। ट्रेन के अंदर में मैं बात कर रहा था, एक दरवाजे से कोई चोर घुसा, दूसरे दरवाजे से निकल गया, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी जाना था, और उस चोर को आप ट्रेन में बैठ के देख रहे हैं। तो आप तो बस यही देखेंगे ना कि ट्रेन के परपेंडिकुलरली वो बस चलते चला गया। तो इसी बात को मैं सेकंड पॉइंट में यहां पर लिखा हूं, और पूरी तरह से सॉल्व किया जा रहा है खुद पानी के ही रेस्पेक्ट में। और पानी के रेस्पेक्ट में अगर सॉल्व करोगे, डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एस ये दिया हुआ है 900 मीटर का, जो स्पीड का इस्तेमाल करके वो जाने वाला है, क्या स्पीड नजर आएगी आपको? तो स्पीड जो आपको नजर आएगी वो है डायरेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल के मुताबिक ठहरे पानी में 5 के स्पीड से तैर पाता था ये। तो पानी तो सच में ठहरा हुआ है, क्योंकि हम लोग ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हैं जिसके मुताबिक पानी ठहरा हुआ हो। तो इस कारण से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे सॉल्व करते ही हमारे पास समझ में आया कि डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल जो है वो है ज़रूर से 900, या इसको 0.9 भी लिख सकता था मैं, डिवाइडेड बाई 5, इतने आवर्स। इतने आवर्स को मिनट में अगर कन्वर्ट करते हो तो 0.9 गुने 12 मिनट लिखा हुआ है। ये कितना आया? तो ये बना 102 नहीं 108, 10.8 मिनट। अब देखना, अक्सर इतना सॉल्व करने के बावजूद बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको डेसिमल का मतलब अच्छे से नहीं आ रहा होता है। ये 10.8 ही होगा ना? हाँ, इसका मतलब दरअसल लिखा हुआ है 10 मिनट प्लस 0.8 मिनट, यही लिखा है ना ये। इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि 10 मिनट और 8 सेकंड, जबकि ये पहला ऑप्शन रहेगा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया तो 0.8 मिनट को फिर कैसे समझा जाए, ये दरअसल लिखा हुआ है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई,
60 सेकेंड्स। तो इसका फाइनल आंसर लिखना चाहिए हमें 10 मिनट और 48 सेकेंड, हाँ, प्लस 480 सेकेंड आने वाला था, लेकिन डेसिमल के वजह से 48 सेकेंड। तो आई होप आप एकदम सही आंसर तक खुद से भी पहुंच गए थे। अगर नहीं पहुंच पाए थे तो कम से कम समझ तो गए ही होंगे। सेकंड पार्ट है सवाल का, इसी क्वेश्चन का। अब देखना, सेकंड पार्ट में सारी बातें ऑलरेडी बताई हुई हैं, आपको बस याद रखने का काम करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल जो मैं बता रहा हूं बार बार, वेक्टर्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग लगातार, उसी का इस्तेमाल करना। पता करो कि इन विच डायरेक्शन, पहले सवाल को अच्छे से लिखें, इन विच डायरेक्शन शुड पर्सन स्विम, in which direction should person swim to cross the river with minimum distance, to cross the river traveling with minimum distance, या traveling minimum distance डायरेक्ट। अच्छा, ये जो मिनिमम डिस्टेंस मैं दिया हूं, ये किसके रेस्पेक्ट में है? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर कोई बात ना लिखी हो कि किसके रेस्पेक्ट में है, तो आपको यही मानना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। आपको जवाब ये देना है कि किस दिशा में जाने की कोशिश करनी चाहिए इस स्विमर को, ताकि कम से कम दूरी तय करनी पड़े उसी स्विमर को जमीन के रेस्पेक्ट में। एक बार खुद से पहले सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आंसर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक ऐसा ही सवाल तो मैं अभी आपको जस्ट बताया हूं, डिफरेंट डेटा के साथ। चलिए मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। इन विच डायरेक्शन शुड पर्सन स्विम टू क्रॉस द रिवर ट्रेवलिंग मिनिमम डिस्टेंस। तो रिलेटिव टू ग्राउंड सॉल्व करने की जरूरत है। रिलेटिव टू ग्राउंड में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो स्विमर की वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है। स्विमर की वेलोसिटी जरूर से कुछ ऐसे डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऐसे करके, ठीक है, ताकि इस स्विमर की वेलोसिटी पानी के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसे होनी चाहिए थी, ताकि इसमें पानी के वेलोसिटी को वेक्टोरली ऐड भी कर दिया जाए तो भी रिवर के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी निकल के आए। तो आंसर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ट्रायंगल बना लेने के बाद आपके पास मुझसे पहले लिखा हुआ होना चाहिए कि प्रत्येक वेलोसिटीज क्या हैं। मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन उतारने से कोई फायदा है नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखा था, ये इधर जाने की कोशिश करेगा स्विमर, जबकि ये लिखा हुआ है पानी की वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक। और इन दोनों को वेक्टोरली ऐड करने से हमें पता चला वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक। अब इसी ट्रायंगल में प्रत्येक एरो का मैं मैग्नीट्यूड लिख दूंगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? स्विमर का वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था 5 किलोमीटर पर आवर। साथ में जो पानी की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसका भी मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना है वो, तो 3 किलोमीटर पर आवर। किए होंगे खुद से तो समझ में आ रहा होगा ये बात। हमें आंसर क्या बताना है? तो हम लोग आंसर को ना इस तरह से बताते हैं कि पानी का बहाव इस तरफ था और पानी के बहाव के दिशा से, यानी वाटर के फ्लो का डायरेक्शन, वाटर फ्लो इस तरफ है, तो इसी डायरेक्शन से हम लोग नापते हैं एंगल को।
ये वाला एंगल बना 90 डिग्री, है ना। और इसके अलावा ये वाला एंगल अगर मैं मान लेता हूं अल्फा है, तो साइन अल्फा का वैल्यू बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। क्या? तो 3/5, अल्फा का वैल्यू बना 37 डिग्रीज, और 37 डिग्री तो अल्फा का एंगल आया है। हमारा फाइनल आंसर है जबकि 127 डिग्रीज फ्रॉम वाटर फ्लो डायरेक्शन। ये रहा हम लोगों का फाइनल जवाब। आई होप आप समझ भी पाए। ठीक, तो एक लास्ट पार्ट यहीं पर देता हूं करने के लिए, जिसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये पूरी तरह से आपको सीखने के लिए है खुद से, ठीक है। और जो आज मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूं नया, जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का ही डिस्कशन होगा, सिर्फ रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम वगैरह, तो उस असाइनमेंट में भी ये थर्ड पार्ट जो मैं देने जा रहा हूं उस तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपको खुद से दिमाग लगा के इतना सीखना होगा। आप कहीं से भी मदद लेंगे, आप फायदे में नहीं रहेंगे। थर्ड पार्ट है, लिखें सवाल का कि रिपीट प्रीवियस पार्ट, repeat previous part if river speed repeat previous part if river speed equals to, ये दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, नहीं 10 किलोमीटर पर आवर। रिवर स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर स्पीड in still water, स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर ये दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। तो दरअसल बात यह है, मैं इस क्वेश्चन को क्यों नहीं अभी सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा खास सवाल है जिस पर अगर आप कम से कम 2-3 घंटा कोशिश नहीं किए हुए रहेंगे खुद से सॉल्व करने का, अपनी गलतियों को पहचानने का, तब तक मेरे बताने से आप नहीं सीख पाओगे। यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये वाला जो मैग्नीट्यूड है और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, जो पहले सभी सवालों में ज़्यादा हुआ करता था वो अब की बार कम है, और जो कम हुआ करता था वो ज़्यादा है। इस बार दरअसल आप ऐसा एक डायग्राम जब बनाने की कोशिश करोगे, कहाँ गया यही वाला डायग्राम, अगर आप इस बार डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो ये जो साइड नंबर 1 है, ये साइड नंबर 1 की लंबाई कम है और साइड नंबर 2 की लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसा राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन ही नहीं सकेगा। तो आपको समस्या होगी। उसी समस्या को फेस करवाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये सवाल दिया हूं, तो खुद से करने की कोशिश करना बिना किसी बाहरी मदद के। ठीक, चलिए, तो इस तरह से अब माना जा सकता है कि ये चैप्टर टेक्निकली कंप्लीट हो गया। कंप्लीट तब तक आपका सच में नहीं होगा जब तक आप हर पॉसिबल तरह के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व ना कर लिए हो। और अब हम लोग यहां पर करेंगे क्या, मैं यहां पर लगातार आपको क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, और इसके बाद अब सोच लो, जस्ट इमेजिन 5 साल के बाद क्या हालत रहेगा। ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये कभी डिलीट नहीं होने वाला, मतलब जब तक यूट्यूब चलेगा तब तक ये वीडियो रहेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करने जा रहा हूं अभी, जस्ट कि क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको चैट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी। और फर्स्ट 3 करेक्ट रिस्पॉन्सेस, ठीक है ना, फर्स्ट 3 करेक्ट रेस्पॉन्सेस का मैं यहां पर नाम लिखूंगा। हालांकि ये कोई खास प्राइज नहीं है, लेकिन समय बीतने के साथ आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा प्राइज है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में कभी तुम इंजीनियरिंग कर चुके होगे या तुम्हारे बच्चे हो चुके होंगे, तब तुम उनको दिखाना कि देखो हम लोग उस समय पढ़ाई किया करते थे और मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करता था।
तो ये सबसे बड़ा प्राइज रहेगा आपके लिए कि फर्स्ट 3 करेक्ट रिस्पॉन्सेज का नाम मैं यहां पर लिखूंगा। ठीक है, चैप्टर रहेगा रेस्ट एंड मोशन ही। क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। अच्छा, जब आप आंसर देंगे तो आंसर किस तरह से आपको देना है इसका ख्याल रखो। आंसर खास आपको इस तरह से देना है, जैसे मान लो मेरा नाम है XYZ मान लो, तो आपको आंसर ऐसे लिखना है 4 मीटर, मान लो 4 मीटर आंसर है, और उसके बाद फिर ऐसे अपना नाम XYZ जरूर लिखना जो तुम्हारा सही नाम है। ठीक है ना, जो आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है वही नाम आप लिखिएगा। तो ये काम हम लोग अब करने जा रहे हैं। नाम अगर नहीं लिखे हुए रहोगे तो मैं चाह के भी नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन अपना पूरी कोशिश इस पर रहे कि सही आंसर आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और खास इसी जगह पर मैं लिखूंगा शुरुआती 3 बच्चों का नाम जो कि सही सॉल्व किए हुए रहेंगे। ठीक है, गुड लर्नर्स। अब क्वेश्चन 1 के लिए यहां पर नाम लिखा जाएगा 3 बच्चों का। आगे बढ़ें, चलिए, आई होप सो आप सभी प्रिपेयर्ड हैं और क्वेश्चन लिखिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दूंगा, बस मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आप फाइनली सीख पा रहे हैं कि नहीं, और सभी कोशिश करें, है ना। सवालों में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है, लेकिन यह ज़रूर चेक कर लेगा कि आप कितना सीखे हैं। लिखें सवाल कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड from some height. A particle is dropped from some height such that a particle is dropped from some height such that अब होता क्या है, पार्टिकल को किसी ऊंचाई से गिरा दिया जाता है, वो लगातार नीचे गिरते चला जाता है, जमीन से जाके टकराता है, जमीन से टकराने के बाद वहीं पर टिका हुआ रह जाता है वो। तो जो अंतिम सेकंड है, अंतिम सेकंड का मतलब जैसे तुम 10 दिन के लिए नानी के घर गए तो अंतिम दिन तुमको पैसा मिला 100 रुपए, होता ही है। तो अंतिम दिन का मतलब समझ रहे हो ना। वैसे ही पार्टिकल जब गिर रहा है तो अंतिम सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सच दैट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड it travels 55 meters। ठीक है, अब आपको 2 जवाब देना है। फाइंड टोटल टाइम ऑफ फॉल, यानी कुल मिला के गिरने में कितना समय लगा, मतलब अंतिम वाले सेकंड को भी जोड़ के बताना है। कुल मिला के ऊपर से नीचे तक गिरने में कितना समय लगा, यह आपको बताना है। और दूसरा फिर आपको बताना है कि फाइंड इनिशियल हाइट, शुरुआत में कितने हाइट से इसे ड्रॉप किया गया था, शुरुआत में बिल्कुल कितने हाइट से इसे ड्रॉप किया गया था, यह भी आपको बताना है। अगर मान लो आंसर है, मान लो 0 सेकंड आंसर है, 0 मीटर आंसर है, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, तो आप ऐसे करके ब्रैकेट में लिख के कि ये भाई हमारा आंसर है, यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाद में फिर अपना नाम ज़रूर लिख देना। तो आप शुरू करिए सॉल्व करना, मैं इंतज़ार कर रहा हूं। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा इस क्वेश्चन में, या फिर शुरुआत में अगर 3 लोग कर लिए होंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा फिर इस सवाल को, फिर नए क्वेश्चन को दूंगा। आप कोशिश करिए एक बार अच्छे से।
अच्छा, यहाँ पर टाइमर वगैरह भी सेट किया जा सकता है, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी होगी ही। खैर, आई एम सो सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया। आप करिए क्वेश्चन को सॉल्व एकदम इत्मीनान से। और मैं चैट बॉक्स में, अभिजीत प्लीज़ अपना पूरा नाम लिख दो और अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखो, इतना तो आना चाहिए आपको। अच्छा, ये आंसर लिखने का ये जो मैं तरीका बताया हूँ ना, ये मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप ऐसा ना करें कि मैंने सर फर्स्ट पार्ट कर लिया है, पहले फर्स्ट पार्ट का लिख नोट कर लीजिए। आप नहीं, आप पूरा आंसर इस तरह से देंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे और पूरा नाम इस तरह से लिखा जाता है, आपको अपना नाम, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगता कि यूनिट ना लिखो आप, ये भी अच्छा नहीं लगता कि कॉमा ना लगाओ आप, ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप अपने नाम का ही पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में ना लिखें, है ना। तो कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखिए। और चलिए, कई बच्चों ने आंसर्स रिपोर्ट किए। जिन्होंने जिनका भी सही आंसर आया होगा, भले ही वो अपना केवल फर्स्ट नेम ही लिखे होंगे, उनका भी नाम मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। मुझे लगता है सॉल्व करने का समय आ चुका है। मैं एक बार 10 से लेके 1 तक काउंट कर लेता हूं और उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से अब मैं आंसर्स को देखूंगा ही नहीं नीचे, ठीक है ना। यही मेरे पास उपाय है, मतलब मैं स्क्रॉल करके ऊपर आ गया हूं चैट बॉक्स में, और नीचे में जो भी लिखा हुआ लगातार आते जाएगा उसे मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपके पास बढ़िया मेथड हो, लेकिन मेरा मेथड भी सीखो तुम, ठीक है। सीखने की कोशिश तो करो। सभी का ध्यान अब अपने आप को रैंक में रखने के बजाय इस क्वेश्चन को सीखने पर होना चाहिए, ताकि इस तरह के सवाल फ्यूचर में कभी भी दिखें, आपसे 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए ये सवाल। तो पूरी तरह से ध्यान से सुनोगे तभी ये हो पाएगा। इस गेंद को नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है और ये गेंद लगातार नीचे की ओर गिरते चला जाता है, और सवाल के मुताबिक ठीक यहां पर से लेकर के और ठीक यहां पर तक, यही चलो मान लेता हूं मैं कि इतनी दूरी को तय करने में अंतिम में कितना सेकंड लग गया, 1 सेकंड। और अगर यह अंतिम सेकंड में तय की जाने वाली दूरी है तो सवाल के मुताबिक यही दूरी है 55 मीटर की, ठीक है ना। 55 मीटर की दूरी को अंतिम सेकंड में तय किया गया, यही सवाल में लिखा था। और याद रखो इस बात को कि जैसे ही ड्रॉप किया जाएगा, एकदम शुरुआत की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, इसके तुरंत बाद की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, इसके तुरंत बाद की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, ऐसे लगातार वेलोसिटी बढ़ते चली जा रही है नीचे जाते जाते। ये बात भी आप मानते हैं। तो थोड़ा कठिन बात करने जा रहा हूं। इस अंतिम सेकंड के दौरान, यानी ड्यूरिंग लास्ट सेकंड जो एवरेज वेलोसिटी है
वो कितना है देखो तो। एवरेज वेलोसिटी कितनी है वो देखिए जरा। एवरेज वेलोसिटी है 55 मीटर की दूरी को तय की जाती है और 1 सेकंड में। तो एवरेज वेलोसिटी है जरूर से 55 मीटर पर सेकंड। यही है एवरेज वेलोसिटी। और ज्यादा ध्यान से सुनो, अब सबसे ज्यादा कठिन बात, सबके बस की बात नहीं है इसे समझ पाना, इसीलिए बोल रहा हूं, बी वेरी वेरी अलर्ट। ये जो 55 मीटर पर सेकंड का एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला है, यहां पर वेलोसिटी के अंतिम 1 सेकंड में वेलोसिटी किस तरह से बदल रहा होगा इसको समझने की कोशिश करो। मान लेता हूं मैं कि कैपिटल टी टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पूरा ऊपर से नीचे गिरने में टी टाइम लगता है। तो ठीक इस जगह पर पहुंचने तक में कितना समय लगा होगा? तो t-1 सेकंड, क्योंकि ये अंतिम सेकंड की बात है ना। तो एकदम जमीन पर पहुंचा अगर t सेकंड्स में, तो t-1 सेकंड पर ये एकदम 1 सेकंड पीछे, यानी कि 55 मीटर की ऊंचाई पर है। मानते हैं इस बात को? ये वाला टाइम क्या है? जब जस्ट जमीन से टकराया उस समय का टाइम है कैपिटल टी। लेकिन यहां पर से हम लोग गिनना शुरू कर दिए थे 55 मीटर को, तो t-1 सेकंड। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये इस लगातार बढ़ते हुए वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी है, अगर शुरुआत के क्लासेस एकदम अच्छे से किए हुए हैं, अगर ये एवरेज वेलोसिटी है तो ये न तो टी टाइम का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, न तो t-1 टाइम का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वेलोसिटी एट t-0.5 सेकेंड्स, यह जरूर से होना चाहिए 55 मीटर पर सेकेंड। समझे ही नहीं होगे मेरी बात को। मैं ये बोल रहा हूं कि इस टाइम इंटरवल के दौरान एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ। मैं आपको सिखाए हुए हूं इस बात को कि मान लो कोई चीज इस तरह से बदल रहा है, देखो 34, 35, 36, 37, 38 ऐसे करके बदल रहा है कोई चीज, तो इन पांचों नंबर्स का एवरेज निकालो, मिडिल वाला वैल्यू आ जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? और इस पर हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि t-1 सेकंड पर जो भी वेलोसिटी है और t सेकंड पर जो भी वेलोसिटी है, उन दोनों के ठीक बीच वाले टाइम पर, यानी t-0 नहीं, t-1 नहीं, t-0.5 वाले टाइम पर यही वेलोसिटी है। पक्की बात है ये। तो मैं क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूं, मुझे बताने में टाइम लग रहा है, बस समझाने में। अगर करना होता तो मैं कर लिया होता तुरंत 5 सेकंड के अंदर। तो और अच्छे से समझो, वेलोसिटी मैंने लिखा है ना, वेलोसिटी 0.5 सेकेंड्स बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, जमीन से टकराने के ठीक आधे सेकंड पहले की वेलोसिटी, जमीन से टकराने के ठीक आधे सेकंड पहले की वेलोसिटी हमने पता कर लिया इसे। यही है जरूर से 55 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? अच्छा, तो अगर आधे सेकंड पहले वेलोसिटी है 55 की, तो आधे और सेकंड के बाद, यानी जमीन से टकराएगा कितनी वेलोसिटी से? सुने नहीं बात को? टकराने के 0.5 सेकंड्स के पहले वेलोसिटी है 55, तो टकराएगा कितनी वेलोसिटी से? यानी आधे सेकंड में अभी और कितना बढ़ जाएगा वेलोसिटी? 1 सेकंड में कितना से वेलोसिटी बढ़ जाता है? 10 से। अभी क्वेश्चन में लिख के थोड़ी ना बताने का समय है। 1 सेकंड में 10 से वेलोसिटी बढ़ जाता है ना, 10 मीटर पर सेकंड से। तो आधे और सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी? तो वेलोसिटी बढ़ के हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। अब सुनो फिर से शुरुआत से। देखो कितनी आसान सी बात बोल रहा था मैं तब से। जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया है वो अंतिम 1 सेकंड में दिया है। तो यही है एवरेज वेलोसिटी। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये दरअसल ठीक खास वेलोसिटी है। ये कब का? ना तो टकराते वक्त का, ना तो टकराने के 1 सेकंड पहले का।
टकराने के आधे सेकंड पहले का, और टकराने के आधे सेकंड पहले अगर वेलोसिटी है 55, तो आगे के आधे सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 5 से बढ़ जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि प्रति सेकंड 10 से बढ़ती है वेलोसिटी, आधे सेकंड में 60 बन जाएगी वेलोसिटी। तो अगर 60 मीटर पर सेकंड से टकराया, यही है वेलोसिटी ऑफ कोलिजन। अगर 60 मीटर पर सेकंड से टकराया है तो जरूर से 6 सेकंड ट्रेवल किया है, क्योंकि 6 सेकंड तो चाहिए 0 से 60 की वेलोसिटी को लाने में। और 6 सेकंड के लिए अगर ये ट्रेवल किया है तो हाफ इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर बना कितना? 180 मीटर। इतना है मैक्सिमम हाइट। समझ सके होंगे मेरी बात को? नहीं समझ सके कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करने का दूसरा स्टैंडर्ड तरीका देखिए क्या हो सकता है। अगर आप समझ सकें तो ये टोटल डिस्टेंस है भाई हाफ 10 इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, और ये वाला टोटल डिस्टेंस है केवल हाफ 10 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इक्वेशन ये बनेगा हाफ इंटू, या इसको 5 लिख सकते हैं ना आसानी से, 5 इंटू टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 55। इससे टी का वैल्यू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर से, फिर मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगा। लेकिन इस मेथड को भी जानते रहो अगर संभाल सकोगे तो। मैं चेक करता हूं किन्होंने अभी तक सही जवाब दिया। 6 सेकंड और 180 मीटर। अभिजीत ने सही जवाब दिया, प्रतीक्षा ने सही जवाब दिया, और शिवांगी शर्मा ने सही जवाब दिया। सबसे पहला जवाब आया था अभिजीत का, दूसरा जवाब आया था प्रतीक्षा का, प्रतीक्षा, और तीसरा जवाब आया था शिवांगी शर्मा। अब देखो क्या तुमको नुकसान होगा अपना फुल नेम नहीं लिखने का। तुम किसी को बताओगे कि देखो मैंने सही जवाब किया था, तो मानेगा नहीं, बोलेगा कि भाई ये कोई और होगा अभिजीत, या कोई और होगी प्रतीक्षा। तो आपके लिए बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चलो फिर से बाकी सारे बच्चों को भी पूरी तरह से मौका मिले, अभी जो जस्ट मैं बताया उसी को फिर से अप्लाई करो, ठीक है? रिपीट इफ। सेम तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं शुरुआती 3 लोग कौन हैं जो कि जवाब दे पाते हैं। आंसर देने में आंसर देने में आप पहले टाइम लिखेंगे, उसके बाद मैक्सिमम हाइट लिखेंगे, दोनों को ब्रैकेट में, सामने में फिर अपना पूरा नाम जरूर लिखेंगे। रिपीट इफ पार्टिकल कवर्स, पिछले सवाल को रिपीट करिए। अगर पार्टिकल तय करता है, मान लो 80 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड्स, अंतिम 2 सेकेंड में अगर 80 मीटर की दूरी तय कर लेता है अगर ये पार्टिकल, आप जरा बताइए कि कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ऊपर से नीचे गिरने तक का समय, और कितना होगा मैक्सिमम हाइट। जरा करिए तो अच्छे से, उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पर दूंगा करने। जरा करिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, दोनों आंसर लिखना है, एक आंसर वालों का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा भाई, चालाक मत बनो। अभी तक किसी ने नहीं किया।
तब तक मैं एक काम करता हूँ, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ उसके लिए डायग्राम बना लेता हूँ। आप इधर ध्यान मत दीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पर होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन पर एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें फॉर्मूला काम ही ना करे, ताकि आप एकदम जड़ वाली बातों को समझते हैं कि नहीं, इसको मैं चेक कर सकूं। चलिए भाई, कई लोगों ने जवाब देना शुरू किया है अभी। मैं अभी किसी तरह का कोई आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि पता चल जाएगा अगर आपको आंसर तो तुरंत आप लोग लिखने लगेंगे। शुरुआती 3 बच्चों का मैं नाम लिखूंगा। हाँ, चलिए मैं काउंटिंग शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं आंसर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। चलिए मैं सॉल्व करने की अब कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको हम लोग फिर वेरीफाई कर लेंगे। तो दोबारा से, इन लास्ट 2 सेकेंड्स, मैं फाइनल आंसर तक ले जाऊंगा इसे, ठीक है, लेकिन तरीका वही अपनाऊंगा जो मुझे पसंद आएगा। आपको जो पसंद आएगा वो तरीका नहीं अपनाने वाला। तो इन लास्ट 2 सेकेंड्स एवरेज वेलोसिटी कितनी है? अंतिम के 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी है 80 मीटर की दूरी को तय की गई 2 सेकेंड में, तो एवरेज वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। डिवाइड कर दिए इन दोनों को, और ये जो वेलोसिटी लिखा हूं मैं 40 मीटर प्रति सेकेंड का, ये जो वेलोसिटी है ये जरूर से वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितने सेकंड पर का वेलोसिटी है, ये जस्ट टकराने पर का कि टकराने के 2 सेकंड पहले का। ना तो टकराने के समय का वेलोसिटी लिखा है, ना तो टकराने के 2 सेकंड पहले का वेलोसिटी लिखा है। ये दरअसल लिखा है टकराने के 1 सेकंड पहले का वेलोसिटी, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर कोलिजन, टकराने के 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी है जरूर से यही 40 मीटर पर सेकंड। तो टकराने की वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। यही है वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, क्योंकि अगले 1 सेकंड में 10 से बढ़ जाएगा ना वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ कोलिजन निकल के आया हमारे पास 50 मीटर प्रति सेकंड, और अगर 50 मीटर प्रति सेकंड का वेलोसिटी ऑफ कोलिजन है तो जरूर से टाइम होना चाहिए था 5 सेकंड का, और 5 सेकंड में गिरने में लगने वाला डिस्प्लेसमेंट वो रहेगा 125 मीटर का, ठीक है। तो मैं केवल ये देखूंगा कि कितने बच्चों ने ये दोनों आंसर को सही मार्क किया है, 5 सेकंड और 125 मीटर। 9405, 345, 9405, अरे क्या मैं कोई गलती किया हूं क्या? फिर से सोचते हैं, चलो। 80 मीटर का डिस्टेंस है अंतिम वाला, अंतिम 2 सेकंड के बारे में बात किया गया, तो 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड्स में ट्रेवल करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी आएगी ना 40 मीटर पर सेकंड। 80 डिवाइडेड बाई 240 होता है, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की है,
ये जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड की, ये जरूर से टकराने के ठीक 1 सेकेंड पहले की वेलोसिटी है। तो अगर टकराने के ठीक 1 सेकेंड पहले की वेलोसिटी हमें जानकारी हो तो हम लोग टकराने का वेलोसिटी तो बता ही सकते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड रहेगा। और अगर 50 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी टकराने का वेलोसिटी है तो 5 सेकेंड तक लगातार ट्रेवल करते रहा होगा पार्टिकल, तभी तो 5 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पा पाया। तो 5 सेकेंड में 125, ये शायद 125 मीटर, मैं करके देख लेता हूं। हाफ 5 इंटू 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सॉरी 10, तो ये तो बिल्कुल आएगा 125। भाई कैसे तुम लोग किए? चलिए, तो लेट से भी कई लोग बताए हों, उनका भी अगर मैं चेक करना शुरू करूं तो प्रियंका शर्मा ने, और इसके बाद तो मैं बता ही दिया फिर। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई आप? ये तो आसान सवाल था, ये आपसे होना चाहिए था। या तो ऐसा है कि पहले क्वेश्चन को खुद से किए तो कर पाए, दूसरे क्वेश्चन में मैं आपकी सोच को बर्बाद कर दिया, इस वजह से नहीं कर पाए। तो ओनली पर्सन हु हैज मार्क्ड करेक्ट आंसर इज प्रियंका शर्मा। लेकिन इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं कि भाई इन्होंने मेरे आंसर को देखा था या फिर खुद से सॉल्व किया था, क्योंकि जब तक मैं काउंटिंग कर रहा था उसके पहले तक इन्होंने नहीं सॉल्व किया था। अब चूंकि बाकी किसी से नहीं हो पाया था, इस वजह से मैंने इनका नाम लिखा। तो अब क्या मैं इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊं तुम्हें? ऐसे नहीं होता। अच्छा, यहीं पर एक और ज़बरदस्त बात है हमारे सीखने के लिए। इस सवाल को ज़्यादातर बच्चे ज़रूर से घर में बैठे बैठे गलत किए होंगे। आपकी घबराहट यही कारण थी आपके सवाल को गलत करवाने के लिए। ठीक है, अपने मन से पूरी तरह से घबराहट को हटा दो। आंसर पाने का लालच जिस दिन छोड़ दोगे तुम, उस दिन तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो पाएगी। ठीक है, और बात ये रहती है ना, जनरली मैं बच्चों को देखता हूं सॉल्व करते हुए, जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो इतना लिखना तक पसंद नहीं करते। और मेरा विश्वास करो, ज़्यादा लिखोगे कम समय लगेगा। मैं तुम्हारे सामने, तुम इस वीडियो को नीचे में जो स्लाइडर है इसका, उसको ड्रैग करके ज़रा तुम देख लो कि मुझे कितना समय लगा इस पूरे 3-4 स्टेटमेंट्स को लिख के सॉल्व करने में। मुझे पता है आप सभी जो सॉल्व कर रहे होंगे, किसी ने लिख के नहीं सॉल्व किया होगा, क्योंकि सबको हड़बड़ी है किसी तरह करके आंसर तक पहुंच जाने की। यह हड़बड़ी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान करेगी आपको। ठीक है, चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे मन में जो सवाल है वो मैं दे रहा हूं आपको। हिंट ये है, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आप मानेंगे। अब ये एक बिल्डिंग है, ठीक, और बहुत ऊंची बिल्डिंग है, मतलब जमीन कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा जमीन। ठीक है ना, और ये कोई ऊंचा सा वॉल है, नीचे काफी गहरा है, तो ग्राउंड का कोई जिक्र ही नहीं है। अब क्या किया जाता है, यहां पर से एक पार्टिकल को फेंका जाता है। सारे मैं डायमेंशंस दे देता हूं। ये जो डिस्टेंस है दीवार से बिल्डिंग के बीच का सेपरेशन है ना, ये जो सेपरेशन है ये दिया हुआ है, मान लो 400 मीटर, 400 मीटर। ठीक है, और ठीक एकदम बिल्डिंग के कोने से एक पार्टिकल को फायर किया जाता है। पहले सवाल को ध्यान से सुन लीजिए, और जो पिछले क्वेश्चन में सीखे हो उसको यूज करो। घबरा करके किसी तरह करके जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचने की कोशिश ना करो, एकदम इत्मीनान से करो। कोशिश करो सारे इक्वेशंस को लिखने का पहले, अप्लाई करने के पहले, और फाइनल आंसर तक तब पहुंचना। ऐसे में कम समय लगेगा।
और इस पार्टिकल को फेंका जाता है इस तरह से। देखिए, इस पार्टिकल को फेंका जाता है इस तरह से। अब मैं स्पीड दे दूंगा ना अगर, तो तुम तुरंत करने लगोगे क्वेश्चन को। मैं चाहता हूं पहले ध्यान से आप सुनिए, इसलिए स्पीड v का वैल्यू सबसे लास्ट में दूंगा। इस पार्टिकल को, इस गेंद को अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया जाएगा तो क्या ये सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हुए इस दीवार से टकरा जाएगा क्या सीधे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दीवार से ये सीधे जाके तो नहीं टकराएगा। ये सीधे जाके टकराने के बजाय इस तरह से जाके टकरा जाएगा, ऐसे थोड़ा सा झुकेगा ना ये ऐसे। दीवार काफी गहरा है, जमीन का कोई जिक्र नहीं। तो ए पॉइंट से फेंका गया बी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बी पॉइंट तक पहुंचने के बजाय सी पॉइंट तक पहुंच गया। आपको पता करना है बी से लेके सी तक की दूरी कितनी होगी। फाइंड, अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं साफ साफ। जो शुरुआती 3 बच्चे सॉल्व करेंगे उनका नाम लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यह क्वेश्चन 3 है। फाइंड लेंथ ऑफ BC इफ V का वैल्यू दे रहा हूं मैं 100 मीटर पर सेकेंड। V का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो। कोशिश करना, अच्छा मैं तुमको डिस्टर्ब करते रहूंगा लगातार, ठीक है? तो कोशिश करना, घबराना मत, किसी तरह करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश मत करो। शांत रखो अपने दिमाग को। ऐसा ही हालत होता है एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी। आप घबरा जाते हैं जब इन्विजिलेटर बोलता है कि केवल 15 मिनट का और समय बचा है। आपको समझ में नहीं आता है कैसे कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसी घबराहट को मैं यहां पर बनाना चाह रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि प्रेशर में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए भाई, बच्चों ने जवाब देना शुरू किया। मैं इंतजार कर रहा हूं अभी भी। कुछ और समय बाद काउंटडाउन टाइमर करने के बाद अच्छा, चैट बॉक्स में किसी ने अगर आंसर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। आप उसको कॉपी मत करने लगना। मतलब ये मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं आपको। आप उस आंसर को मत लिखने लगिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लिखे हैं, ठीक? या ज़्यादातर बार ऐसा ही होता है। इस बार मैं टाइम कहाँ पूछा हूँ? इस बार मैं टाइम नहीं पूछा हूँ, सिर्फ आपसे लेंथ BC पूछा हूँ। अगर मान लीजिए आपको लेंथ BC लगता है 0 मीटर होगा, जो कि गलत है, तो आप ऐसे 0 मीटर केवल लिखिए, बिना यूनिट के। मैं तो आंसर पढ़ता तक नहीं हूँ। यहाँ पर अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, अपने नाम का यूनिट भी लिखिएगा, मतलब लास्ट नेम की बात कर रहा हूँ। चलिए भाई, मुझे लगता है कि जितना समय मैं दिया उतना बहुत है सॉल्व करने के लिए। 10 सेकेंड और दे रहा हूं। 10 सेकेंड और दे रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं आंसर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया है, उनको थोड़ा रेस्पेक्ट किया जाए। अब मैं देखता हूं क्या सही आंसर आता है सॉल्व करके।
सवाल ये दिया गया है कि v के स्पीड से फेंका गया और v का वैल्यू फिर लास्ट में मैं लिख दिया हूं 100। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन को। जितने भी समय में ये बॉल ट्रेवल कर रहा होगा, इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा ही फिक्स रहेगी। कितनी? तो जो भी है v का वैल्यू उतना ही रहना पक्का है एकदम, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो v का v ही रहना है। शुरुआत में कम रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, समय बीतने के साथ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भले ही बढ़ते जाए, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फिक्स रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं फिर कि टाइम टेकन टू रीच वॉल, दीवार तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट निकाला जा सकता है कितना समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इस बार दीवार तक पहुंचना है। मैं आपको पढ़ाया हूं ग्राउंड तक पहुंचने की बात, लेकिन इस बार दीवार तक पहुंचना है। तो दीवार तक पहुंचने के लिए 400 मीटर को तय करना ही होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 400 मीटर को तय करना है और 100 मीटर पर सेकंड का आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है ना? ये मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसलिए कर पाया क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। अगर होता तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर हमें इस्तेमाल करना पड़ा होता। अब इससे ज़्यादा तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोजेक्टाइल मोशन सीखे हुए हैं हम लोग। तो कुल मिला के बात ये रही कि 4 सेकंड लगेगा इस बॉल को दीवार तक पहुंचने में। ठीक, 4 सेकंड लगेगा कुल मिला के इस बॉल को दीवार तक पहुंचने में। अब इसके बाद की बात, आखिर इस 4 सेकंड के दौरान ये नीचे कितना गिर चुका होगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा, निकालना बहुत आसान। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? हाँ है। नीचे की ओर पॉजिटिव मानते हुए 0 इंटू 4 सेकेंड ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u का वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में तो 0 है ना, प्लस हाफ, प्लस क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ही पॉजिटिव मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेकेंड। अब एक काम करो, तुमको कितना समय लगा सॉल्व करने में, और मैं प्रॉपरली लिख के सॉल्व किया हूं, ये देखो जरा कितना समय लगा मुझे, और आप खुद का चेक करिए। तो ये कितना लिखा है? 80 मीटर। इतना आसान सवाल, ठीक है। लेकिन सवाल में खास बात यह है कि फॉर्मूला वगैरह यहां पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो फाइनली BC का वैल्यू हमने पता किया 80 मीटर। और ज़रा मैं चेक करता हूं वो शुरुआती 3 बच्चे जो कि सॉल्व किए थे वो कौन है। 80 मीटर अभिजीत कुमार, शिवांगी शर्मा और सृष्टि सिंह ने 4 सेकंड भी लिखा है, ठीक है, लेकिन आंसर तो सही ही है। क्वेश्चन 3, इसे सॉल्व किया सबसे पहले अभिजीत कुमार ने, उसके बाद फिर सॉल्व किया शिवांगी शर्मा ने, और उसके बाद सॉल्व किया 3rd रैंक पर सृष्टि सिंह ने। अब भाई स्पेलिंग वगैरह में अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूं, या नाम को प्रोनाउंस करने में अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी सॉरी। तो ये 3 बच्चों ने सही किया। इसमें तो मुझे लगता है मार्क्स वगैरह भी दिया जा सकता है, पहले करने वाले को ज़्यादा मार्क्स, बाद में करने वाले को कम मार्क्स,
तो ऐसे में हम लोग 10 रैंक तक भी जा सकते हैं। खैर, अच्छा, ऐसा तो नहीं कि इसी तरह का क्वेश्चन अब मैं दोबारा दूंगा करने के लिए, तो चूंकि मैं सॉल्व कर दिया एक बार, मैं आपको सिखाने की कोशिश किया, इस वजह से अगले क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। ऐसा मत कर देना, मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। चलो, अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं आप। अच्छा, 23 वॉचिंग नाउ, अभी फिलहाल तो समय की भी थोड़ी सी कमी है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं, और इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा डिफिकल्ट रहे क्वेश्चन, ठीक है ना। नया क्वेश्चन लिखो, इस तरह से है नया क्वेश्चन कि एक पर्सन है, छत पर बैठा है बिल्डिंग में। मैं सवाल को बस बोल दे रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको नोटबुक में क्वेश्चन लिखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। बस क्वेश्चन को सुनिए और सॉल्व करने की अच्छे से कोशिश करिए। बस एक पर्सन है जो छत पर इस तरह से बैठा हुआ है, ठीक, और इसके बाद ये लगातार, इसके पास कई सारे गेंद हैं, ठीक है, कई सारे गेंद हैं, और कई सारे बॉल्स को ये इस तरह से लगातार फेंक रहा है हवा में। तो पर्सन बनाने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वो बॉल बना रहा हूं जिस बॉल को लगातार बार बार फेंका जा रहा है हवा में, ठीक। अच्छा, प्रत्येक बॉल को फेंका जा रहा है सेम स्पीड से। मुझे लगता है लिख देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो दोबारा से थोड़े ना वीडियो देखेंगे आप। बॉल्स आर continuously thrown with same initial velocity with same initial velocity as shown, जैसा कि दिखाया गया, और हर बॉल को फेंके जाने के लिए वेलोसिटी बराबर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। कितने सारे बॉल्स को फेंका जा रहा है इसकी कोई गिनती नहीं है। लगातार पहले बॉल को फेंका गया, फिर दूसरे बॉल को फेंका गया, फिर तीसरे बॉल को फेंका गया, लगातार ऐसे फेंक रहे हैं। टाइम बिटवीन consecutive projections इज, दो लगातार जो गेंदों को फेंका गया उनके बीच में समय का अंतराल कितना है वो भी दिया हुआ है। कितना, तो 4 सेकेंड्स का। 4 सेकेंड के अंतराल के दौरान लगातार एक बॉल को फेंका गया, फिर 4 सेकेंड के बाद दूसरे बॉल को फेंका गया, फिर चौथे बॉल को फेंका गया, एंड सो ऑन। अब कितने वेलोसिटी से कितने एंगल पर कैसे करके फेंका गया ये भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक। इसे फेंका जा रहा है इस तरह से, v के स्पीड से थीटा एंगल पर, जिसका की वैल्यू मैं एकदम लास्ट में दूंगा, ठीक है। v का वैल्यू यहां पर मैं अभी जस्ट लिखूंगा, थीटा का वैल्यू जस्ट में लिखूंगा, और पता क्या करना है, फाइंड, कठिन सवाल है, फाइंड मिनिमम सेपरेशन between any two consecutive balls। मैं इसलिए v और थीटा का वैल्यू बाद में दूंगा ताकि आप सवाल को एकदम अच्छे से पहले समझें। दो लगातार फेंके हुए गेंदों के बीच में, हवा में रहते हुए में, हवा में दो लगातार फेंके हुए गेंदों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा। जैसे कि फिर से सुनो, अगर मान लीजिए ये सभी बॉल्स ऐसे करके फेंके गए और इस तरह से सब के सब जा रहे हैं, अगर तो ये रहा सबसे पहले फेंका हुआ गेंद,
ये रहा उससे पहले फेंका हुआ गेंद, ये उससे भी पहले फेंका हुआ गेंद, गलत बोला। ये पहला गेंद इसे सबसे पहले फेंका गया था, इसे फिर थोड़े देर बाद फेंका गया, 4 सेकंड बाद, फिर 4 और सेकंड बाद इसे फेंका गया, फिर 4 और सेकंड बाद फेंकने के लिए तैयार है ये चौथा वाला गेंद। तो कोई भी दो लगातार गेंदों के बीच में जब वो हवा में होंगे, उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव बॉल्स। बस इतना ही है सवाल। v का वैल्यू दे रहा हूं, थीटा का वैल्यू दे रहा हूं। v का वैल्यू है 50 नहीं 50 नहीं है, 100 मीटर पर सेकेंड, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 53 डिग्री। मैं साइन 53 डिग्री साफ साफ लिख देता हूं, 4/5 होता है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता किए जा सकते हैं। शुरू हो जाइए आप, यही अंतिम सवाल है, देखते हैं कितने कर पाते हैं। शिवाकांत मिश्रा, सवाल यह है आपका कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस को कब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, टोटल 8 असाइनमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी दिया हुआ हूं। आज 9th वाला असाइनमेंट देने वाला हूं मैं आपको, जिस पर रिलेटिव वेलोसिटी पर ही और क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, टॉपिक है ये। अच्छा, टोटल 9 असाइनमेंट्स दे देने के बाद फिर उसके सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन अभी तक मैं नहीं दिया हूं। ठीक है, नहीं दे पाया था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो सारे 9 असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगा फिर पक्का से। मेरे पास अभी टाइप हो रहा है, तो वो आपको दे दूंगा मैं जल्द ही, 1 से 2 दिन के अंदर। उन सॉल्यूशंस को आप रेफर करिएगा पहले। उसके बावजूद अगर आप नहीं समझ पाएंगे किसी 1-2 क्वेश्चन को या 10-15 क्वेश्चन को, आप मुझे बताइएगा, हम लोग मिलके फ़ोन पर डिस्कशन कर लेंगे, या अगर आप अपने सॉल्यूशन को दिखाइएगा तो मैं उसमें मिस्टेक्स ढूंढ के आपको बता दूंगा। अगर हम लोग असाइनमेंट का डिस्कशन यहाँ पर करने लगे तो फिर कभी उसका अंत ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन क्लासरूम में हो सके यह पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग सवाल पूछ रहे होंगे, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो पहले आप सॉल्यूशन को डिटेल में देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना। उससे भी पहले 2-3 बार और अटेम्प्ट दो सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन को देखना, सॉल्यूशन को देखने के बाद फिर मुझसे पूछना। 1 या 2 दिन की बात है, थोड़ा सा धैर्य रखो। चलिए, मिनिमम सेपरेशन मैं आपसे पूछा हूं 2 लगातार गेंदों के बीच में। ये 80 मीटर तो पिछला वाला ही था ना क्वेश्चन, सचिन यादव जो बोल रहे हैं। चलिए, आंसर तो पिछले वाले से डिफरेंट ही होगा। यूनिट के बिना मैं आंसर को पढ़ भी नहीं पाता हूं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बस मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ मैं सॉल्व करूं, आपके लिए ना सॉल्व करूं। ठीक है, आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तुमको ऐसा लग सकता है कि सर आप बहुत गलत करते हो, हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करवाते हो और खुद आप बहुत कम काम करते हो। यही तो किसी भी टीचर को साबित करना रहता है। ठीक है, मेरा एम ये है कि मैं ये साबित कर दूं कि मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे पढ़ाई के लिए। तुम खुद से इतने समर्थ हो कि पढ़ाई कर सकते हो। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं तुमको बताऊंगा किताबों में न लिखा हुआ हो वो, है ना। तो किताबों को पढ़ के और सवालों को लगाते लगाते आप बहुत सारे कंसेप्ट्स को सीख सकते हैं। कुछ ऐसे भी कंसेप्ट्स होंगे जो आप किताबों से नहीं सीख पाएंगे डायरेक्ट एक बार में, तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आ जाएगा आपको। तो अब ये भूल जाओ कि रेस्ट एंड मोशन कहीं से तुम कुछ सीखोगे। ठीक है, अब कोई नहीं सिखाएगा आपको। जहां से जो क्वेश्चन मिलता है सारे क्वेश्चंस को करिए, लेकिन सबसे पहले ज़रा असाइनमेंट को कर दीजिएगा।
ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन, अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि मैं आपसे ज़्यादा काम क्यों करवाता हूँ। तुम सोचो खुद कि जिम में अगर एक्सरसाइज करना है, मैं उसका एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है हमारे पढ़ाई के एग्जाम्पल से। तो जिम में अगर एक्सरसाइज करके आपको बॉडी बनाना है, यहाँ पर बॉडी का मतलब आपका माइंड है, और एक्सरसाइज का मतलब आपकी पढ़ाई है। आपकी पढ़ाई है, खुद से किया जाने वाला काम है। तो जिम में मेरे एक्सरसाइज करने से तुम्हारा बॉडी तो बनेगा नहीं, चाहे जो कर लो। मैं 1000 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर दूं, सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहें, मेरे सॉल्व कर देने से तुम्हें आ गया होता तो फिर बात ही क्या थी। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा इस सवाल से। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगर नहीं समझ में आएगा आपको तो ठीक है, छोड़ देना बहुत अधिक, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यही सवाल आपको सीखना है। देखो ध्यान से, लगातार अगर बॉल्स को फेंका जा रहा है तो किसी एक बॉल को अगर फेंका गया, नहीं नहीं नहीं, ये सही तरीका नहीं है मेरे सॉल्व करने का, मुझे टाइम देना चाहिए था 10 सेकेंड। मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं आपको आंसर तक पहुंचने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आई होप सो आपने सही सॉल्व किया हो। मैं पहले चेक करूंगा कि किन्होंने, नहीं, पहले मैं चेक करूंगा कि आंसर क्या है, और उसके बाद फिर चेक करूंगा कि किन्होंने सबसे पहले सॉल्व किया। देखिए, यह पूरी तरह से मैं अपने लिए सॉल्व कर रहा हूं, आपके लिए नहीं। मैं चाहता हूं आपको ना समझ में आए। यह 100 मीटर के पर सेकंड के स्पीड से अगर फेंका जाता है तो मैं इसे 100 मीटर पर सेकंड मानने के बजाय मैं इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ के सोचूंगा, और दो अलग अलग कंपोनेंट्स में ये जो मैं वेलोसिटी माना हूं, एक काम करते हैं, ये जो दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, इसको मैं बार बार बना दूंगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है ना। ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी हैं, ऐसे ही रहेगा। ये एरो मैं नहीं बना रहा हूं, कुछ सोच समझ के। तो वर्टिकल कंपोनेंट रहा 80, यूनिट भी नहीं लिख रहा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा 60। सही किया हूं? कितना एंगल था? 53 डिग्री, ठीक है। अब कुछ समय बाद, जस्ट कुछ समय बाद क्या होने वाला है, यहां पर जब पहुंचेंगे ना, जस्ट यहां पर पहुंचेंगे, थोड़ा सा ऊपर अगर पहुंचेंगे तो यहां पर सेम वेलोसिटी नहीं रह जाएगी। 80 और 60 नहीं रह जाएगी वेलोसिटी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल कंपोनेंट घटा होगा ऐसे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहा होगा 60। हॉरिजॉन्टल उतना ही और वर्टिकल होके घट के हो गया 70। और बाकी बॉल्स को छोड़ दो, तुम सोचो ही मत, क्योंकि दो लगातार बॉल्स के बीच का सेपरेशन हमें मिनिमम चाहिए, है ना। ये रहा पहली बार फेंका हुआ गेंद, ये रहा सेकंड वाला गेंद, ठीक है। और इन दोनों गेंदों के बीच में हमें पता करना है मिनिमम सेपरेशन। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों बॉल्स को फेंके जाने के बीच में टाइम का गैप कितना था? 4 सेकंड का था। तो 4 सेकंड के गैप में यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर चुका होगा यह बताया जा सकता है। यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर चुका होगा वो है 240 मीटर। यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 240 मीटर ट्रेवल पहले से कर चुका है पहला वाला गेंद, तब जाके दूसरा वाला गेंद को फेंका गया। वर्टिकली कितना गया उसका जरूरत नहीं है जानने का। ऐसा क्यों, अभी बताता हूं। सॉल्विंग रिलेटिव टू, मैं पहले बताया था, दो गेंद अगर हवा में, दोनों के मोशन को कभी मत सोचो। हाँ, हो सकता है कि सोचना पड़ जाए, लेकिन शुरुआत में आप दोनों के मोशन को अलग अलग ना देखो, आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखो। ये मैं पहले बताया हुआ था ये बात को। तो सॉल्विंग रिलेटिव टू 2,
टू के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा तो टू वाला जो बॉल है ये अपने जगह पर रेस्ट में मिलेगा, आपको मिलेगा कि नहीं। और फर्स्ट वाला बॉल जो है वो यहां पर शायद नजर आएगा, जिसके बारे में मैं लिख देता हूं। देखो फर्स्ट वाला बॉल यहां पर नजर आएगा और ये दूरी जो की है अभी अभी हमने पता किया 240 मीटर के बराबर है, ठीक। अब सेकंड वाले बॉल के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर फर्स्ट वाले बॉल की वेलोसिटी सेकंड के रेस्पेक्ट में कितनी नजर आएगी, ये जरा सोचिए अच्छे से। तो सेकंड बॉल के रेस्पेक्ट में देखना, इसका मतलब सेकंड बॉल ऑब्जर्वर है और फर्स्ट बॉल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर अपनी जो भी चीज है उसको सामने वाली चीज में घटा देता है। तो इसका क्या मतलब निकला समझो, दोनों में हॉरिजॉन्टल तो सेम है 60-60, एक में 70 है वर्टिकल, एक में वर्टिकल है 80। तो नीचे वाला बॉल ये देखेगा कि ऊपर वाले बॉल के पास -10 है वर्टिकल में, यानी कि फर्स्ट वाला बॉल नीचे जाते हुए 10 मीटर पर सेकेंड से नजर आएगा। और सेकंड वाले बॉल से बैठ के देखेंगे तो फर्स्ट वाला बॉल मात्र स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 का 2 के रेस्पेक्ट में वो तो 0 है। यह कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे जाते हुए नजर आएगा। तो 2 पर बैठ के देख रहे हो आप मिनिमम सेपरेशन, यानी कि सबसे ज्यादा नजदीक फर्स्ट वाला बॉल कब रहेगा, जब यहां पहुंचेगा। और वो मिनिमम दूरी होगी कितनी, तो खुद 240 मीटर। कैलकुलेशन कुछ था ही नहीं इसमें, बस आपकी समझ को मैं परखना चाह रहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने सही जवाब दिया। 240 मीटर सही आंसर है, ठीक है। तो अभिजीत कुमार, आयुषी श्रीवास्तव और अंजलि, इन 3 लोगों ने सही जवाब दिया। और भी लोग रहे होंगे, सॉल्व किए होंगे, कुछ देर से सॉल्व किए होंगे, कुछ नाम लिखना भूल गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आपने खुद से सोच के और अगर वैसा ही सोचे हो जैसा कि मैं सोचा हूं, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप काफी कुछ सीखे हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। कई बच्चों का ये पहले से देखा हुआ क्वेश्चन भी होगा, अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 को सही सॉल्व किया तिबारा से अभिजीत कुमार ने। फिर सेकंड रैंक शिवांगी शर्मा का इस बार 200 मीटर गलत हो गया, कहीं मैं तो गलत नहीं हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकंड आएगा वेलोसिटी और 4 सेकंड का टाइम इंटरवल दिया था। हाँ ठीक है, सही लग रहा है मुझे मेरा। इसके बाद आयुषी, और थर्ड रैंक पर है अंजलि। अंजलि ने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, तो भाई अंजलि किसी को भी दिखा रही हो कि मैंने सॉल्व किया था देखो क्वेश्चन को, तो विश्वास मत करना, ये दूसरी अंजलि है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, ये सभी बच्चों ने सॉल्व किया इन चारों क्वेश्चंस को। ये सभी सीख तो रहे हैं, आई होप आप सभी इन लेक्चर्स से लगातार सीख पा रहे हैं। हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, देखते हैं क्या शुरू करेंगे, ठीक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।